वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसके ऊपर हुकूमत की ना सिर्फ इक़दामात क्या हैं, रद्द अमल क्या है और वो आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। 26 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर कोरोना के जो पहला केस था वो रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो जो वक्त गुजरा है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि रफली 2 फेजेस थे। पहला जो हिस्सा था, पहला जो फेज़ था वो मार्च अप्रैल और मई के पहले 2 हफ्ते थे, जिनके अंदर कोरोना का फैलाव तो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका था, मगर साथ साथ क्योंकि जल्द ही लॉकडाउन भी कर दिया गया तो केसेस की तादाद में इजाफा तो हुआ, मगर लगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा अगर दुनिया के दूसरे ममालिक से हम उसका मवाजना करें। हुकूमत भी यही कहती रही कि सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल है और जो उनकी प्रोजेक्शंस थी उससे सूरत हाल बेहतर ही उनको लगती रही। इस इशू पे तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत है। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू। जी जफ़र साहब, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि आज आप लोगों का एक खसूसी इजलास हुआ और उसके बाद से बहुत से चैनल्स के ऊपर ये खबर चली कि आप लोगों ने फिर से कंसिडर किया एक सख्त लॉकडाउन। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद फैसला हो चुका है। तो सर हमें बताइएगा कि आज क्या आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया है इस मीटिंग के अंदर और क्या कोई फैसले किए हैं, हमसे भी शेयर करिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आरफा, आज जो हमारा NCOC का इजलास था वो बुनियादी तौर पे उन्हीं चीज़ों का इआदा था कि जो हमने लास्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में की थी, और उसमें जो फ़र्क था वो ये था कि आज हमने तमाम चीफ़ सेक्रेटरीज़ जो हैं उनके साथ बड़ी एक सैर हासिल तफसील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने बुनियादी तौर पे इस हिकमत अमली के ऊपर मिल के गौर किया कि अब चूँकि हम ये कह रहे हैं कि लिविंग विद द वायरस की फ़ेज़ में अब एंटर हो गए हैं, लेकिन लिविंग विद द वायरस अलोन विल नॉट वर्क। लिविंग विद द वायरस विद SOPs जो है दैट इज़ आवर फ्यूचर स्ट्रेटजी। और उसके लिए हम ज़ाहिर है SOPs की तो बड़े अरसे से बात करते रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमने अब अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाई हैं। उन दोनों का मैं आपके साथ ज़िक्र कर देता हूं और फिर जैसे आप अगले सवाल करेंगी तो उसमें मैं मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमने अभी भी बावजूद इसके कि इकॉनमी खोलनी पड़ी, लॉकडाउन ईज़ करना पड़ा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव गिवन अप ऑन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द डिज़ीज़। मतलब ये कि अगर हमने लॉकडाउन में नरमी की है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो इक़दामात करने चाहिए और सख्ती के साथ करने चाहिए, और मज़ीद सख्ती इसलिए कि अब चूँकि लॉकडाउन भी ईज़ हो गया है, लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फिर हम वो क्या इक़दामात करें कि जिसकी वजह से बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सके। तो उस हवाले से 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हम अब तक SOPs की बात करते रहे हैं, गाइडलाइंस की बात करते रहे हैं, प्रोटोकॉल्स की बात करते रहे हैं, लेकिन इसमें हमने लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ था कि जी ऐसा करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका भी फ़ायदा है, दूसरों का भी फ़ायदा, तो नरम बात हो रही थी। लेकिन आज हमने इसके ऊपर ये डिस्कस किया है कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, इसकी कंप्लायंस को यकीनी कैसे बनाना है, और उसके लिए जो चंद एक चीज़ें हैं वो मैं उनका ज़िक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। और इस पे मुकम्मल इत्तेफाक था तमाम सूबों के तमाम चीफ़ सेक्रेटरीज़ का। इस पे NCC के अंदर ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी, लेकिन आज उनके मतलब ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आज हमने उनके साथ, तो वो क्या चीज़ें हैं देखें। 3-4 हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो अगर की जाए, मरकूज़ की जाए और उनको यकीनी बनाया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री।
और इनके अंदर मैक्सिमम लोग जब जाते हैं, जब घरों से बाहर निकलते हैं, और जाहिर है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग स्टेज, और ये तो इन सब चीज़ों का कॉमन थीम है। लोग दुकानों पे जाते हैं, लोग अपने दफ्तरों कारोबार पे जाते हैं, और लोग ट्रैवल करते हैं। इन तीन चीज़ों के ऊपर हमने फिर इसके ऊपर काफ़ी गौर व खौज के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि बजाय इसके कि अगर कोई हमने लोगों को अकाउंटेबल करना है कि वो जो हमने SOPs बनाए हुए हैं इन तीनों जगहों के लिए, तो उनके ऊपर अगर अमल करवाना है तो वो अमल करवाने का सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है। एक अप्रोच ये हो सकती है कि मसलन आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि जो मास्क हैं वो हमने मुख्तलिफ़ सूरतों में उनका पहनना लाजमी करार दिया। अब उसकी एक सूरत ये हो सकती है कि हम बाहर निकल सड़क पे खड़े हो जाएं, अपने पुलिस को साथ खड़ा कर लें, और जिस बंदे ने मास्क ना पहना हो उसको पकड़ लें, उसको जुर्माना करें, उसको अंदर कर दें। प्रैक्टिकल नहीं है ये, ऐसे हमारे जैसे मुल्क में इतनी आबादी और आप अवेयरनेस की कैंपेन कर रहे हैं उससे भी तो काम नहीं चल रहा। इफ आई माफ करिएगा आपकी बात मैंने काटी है बीच में। मैंने कहा कि वो जो आप कहते हैं, आप हमेशा वफाकी हुकूमत ने हमेशा ये कहा है कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, लोगों का फायदा है, उन्हें खुद ये समझना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी। तो फिर हमने तरीका ढूंढा क्या? तो बजाय इसके कि हम इनफरादी तौर पे लोगों को अकाउंटेबल करें, हमने ये फ़ैसला किया है कि जो दुकानदार हैं, मालिकान जो हैं इनके दुकानों के या शॉपिंग मॉल्स के वगैरह वगैरह, या जो कारखानों में जो लोग मज़दूर काम करते हैं तो उनके मालिक होते हैं वहाँ पे कारखानेदार, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सड़क पे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो जहाज़ है, तो जो एजेंसीज़ इनको चला रही हैं, जो इनके मालिकान हैं, उनको हम पाबंद करेंगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या जो आपके गाहक हैं उनको आपने एंटरटेन नहीं करना अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, या आपको जो SOPs बताए हुए हैं दुकानों के लिए, कारखाने, उनके ऊपर अगर आप अमल नहीं करवाएंगे तो हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और उस मॉनिटरिंग के नतीजे में अगर हमें ये लगा कि आप उन पे अमल नहीं कर रहे और करवा रहे तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे। सख्त एक्शन क्या है? कारोबार बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे। जो उन SOPs की पाबंदी करते हुए नहीं पाए गए लोग, उनकी अगर वो हो सकता है पूरी मार्केट बंद करनी पड़े। और ये हम सारे चीफ सेक्रेटरीज़ ने इस पर इत्तफाक किया है कि वो ये करेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और इसके ऊपर अमल भी करवाएंगे। तो हमारा ये ख्याल है कि ये अप्रोच जो है ये हमें अनेबल करेगी, अहल बनाएगी इस चीज़ का कि आने वाले हफ्तों महीनों में जब हम ये कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन सख्त किस्म का करना भी नहीं और उसे बरकरार भी नहीं रख सकते, जिसकी वजूहात हम सबको पता है, तो फिर इस अरसे में हम इसको एक नया वे ऑफ लाइफ बनाएंगे, इन लोगों के साथ काम करके, इनकी मॉनिटरिंग करके और इनको अकाउंटेबल करके। अच्छा सर, नाउ जस्ट टू रिटर्न वेरी शॉर्टली टू द अर्लियर पॉइंट, जहां आपने कहा कि अब प्यूनिटिव एक्शन भी लिया जाएगा, और अब हमारी आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कह दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ईद से पहले जब हमें ये बताया जा रहा था कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अलर्ट पे है और दुकानें वो सील कर रहे हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा से खबर आती थी, कभी कराची से, कभी लाहौर से, तो उस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फिर संजीदा नहीं थी, अब वो संजीदा हो रही है विद प्यूनिटिव एक्शन। उस वक्त प्यूनिटिव एक्शन नहीं था और उसके बारे में बहुत दुकानें तो हमें बताया गया था तब भी सील हो रही हैं। जिस कदर होना चाहिए था जी नहीं हुआ, और मैं आपको मुझे ये बात इकरार करने में बिल्कुल कोई वो नहीं है कि ईद पे जिस तरीके से हमने देखा, आपको याद होगा कि ईद के अगले दिन मैं फिर स्पेशली मैंने एक टीवी के ऊपर जाके ब्रीफिंग की थी और मैंने ये कहा था कि अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं होगा तो हमें लॉकडाउन शायद दोबारा करना पड़ जाए। उसके ऊपर फिर बड़ी मतलब एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी और वगैरह वगैरह, लेकिन वो उस भी बात करने का मतलब यही था, असल में वो इस चीज़ का नतीजा था कि जो हमने मुशाहिदा किया ईद के दौरान, वो
मतलब हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा लोगों ने लापरवाही की। और अगर आप उसको ज़रा करीबी और गौर से देखें तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रश हुआ, वो हुआ दुकानों के ऊपर, मार्केट्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर। और वो मेरा ख्याल है कि इन द हाइंडसाइट मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर बहुत सख्ती करनी चाहिए थी। हमने ये सोचा कि शायद लोग एहतियाती रवैया अपनाएंगे, दुकानदार भी अपना इसमें ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, बाकी रोड ट्रांसपोर्ट भी ये वो, लेकिन उस पर उस तरह अमल नहीं हो सका था। अब हम उसको अब यूँ समझें कि अब उसी कंप्लाइंस को हम एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे सख्ती होगी। बिल्कुल सही। नाजरीन, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से हम गुफ्तगू जारी रख, टेस्टिंग ट्रेसिंग पे उन्होंने जो बात की उस पर सवाल करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक्स। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से और हमसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ईद के ऊपर जिस तरह की सॉर्ट ऑफ आप लोग ना उम्मीद कर रहे थे मगर हुआ और ना आप उसको कंट्रोल कर सके, जिस तरह के SOPs की वायलेशंस ईद पे हुई, तो सर जो वो इन्फेक्शन रेट की बात होती है सारी दुनिया के अंदर जिसको RO कहते हैं, और वो आप लोग भी कहते थे कि जब लॉकडाउन था तो उससे उस नंबर पे फर्क पड़ा, तो ये ईद के दिनों में डिड दैट नंबर चेंज ड्रास्टिकली? आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी, यकीनन इजाफ़ा हुआ है। और देखें, ये कहना बड़ा मुश्किल है और इसके ऊपर बड़ी अब तहकीक हो रही है पूरी दुनिया के अंदर कि लॉकडाउन्स और डिफरेंट तरह के जो लॉकडाउन्स हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। आप ये देखें कि हमारा जब हमने रमज़ान शुरू हुआ था तो मसाजिद के बारे में काफ़ी नेगोशिएट करने के बाद हमने एक SOP एग्री किया, और फिर ये बात ख़बरें चलनी शुरू हो गई कि जी उस पर अमल हुआ नहीं हुआ, बाज़ जगह हुआ बाज़ जगह नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ। लेकिन जब वो शुरू हुआ तो असल में जो भी इस तरह की इंटरवेंशंस हम करते हैं, लॉकडाउन्स करते हैं, तो इनका इफ़ेक्ट जो होता है ना 2.5 से 3 हफ्ते के बाद आपको मिलना शुरू होता है। तो रमज़ान में बावजूद इसके कि उनके ऊपर उस तरह अमल नहीं हुआ, लेकिन हमें कोई ख़ास उसका मनफी असरात नज़र नहीं आए, ये पक्की बात है। अभी जो ईद के ऊपर जो खुला, और अभी भी हम ये समझते हैं कि उसके असरात अगर कोई हैं तो अभी वो नहीं हमें मिल रहे, शायद मेरा हाल है और 5-6 दिन में मिलने शुरू होंगे। ये जो इंक्रीज अच्छा, है, so then we'll see another jump in the numbers then? पॉसिबल। और ये जो इस वक्त हम इंक्रीज़ देख रहे हैं, ये इंक्रीज़ जो है ये उसी इंक्रीज़ का हिस्सा है कि जो आगे बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना जी, इस वक्त वो ये है कि ये कब तक बढ़ेगी और ये प्लेटू कब होगा। आई विश कि मैं आपको इसका जवाब दे सकता। इस वक्त सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये बढ़ रहे हैं और अभी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। और प्लेटू कब होगा, मे बी एंड जून, जुलाई, मिड जुलाई, कुछ नहीं कहा जा सकता, ख़त्मी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी जितनी भी प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, दे डू नॉट एनेबल अस टू सी बियॉन्ड विद मोर प्रिडिक्टेबिलिटी बियॉन्ड 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों से ज़्यादा हमें जो है ना वाज़े तौर पे तस्वीर नज़र नहीं आती। ये एक इसकी लिमिटेशन है, इसकी मेथोडोलॉजी की लिमिटेशन है। ये एक लंबी बहस है कि क्यों ऐसा है, लेकिन इसमें डेटा के इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, लेकिन आई विल लीव इट देयर। तो अगर कोई कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर कोई ईद पे जो आपने रश देखे, अगर उसके कुछ असरात अगर हैं तो वो आने वाले दिनों में ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं बजाय अब के। और let's hope for the best. And you will not share the RO with us? RO हमने मतलब वो भी ये असल में नया RO जो है ना हमें परसों मिलेगा, जो अभी वो ग्रुप्स काम कर रहे हैं। पुराना तो क्या था सर? पुराना जी हमारे पास मेरा हाल ये 2 के करीब पहुंच गया हुआ था। मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन बढ़ गया था।
सही। अच्छा सर, अब ये जो आपने कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात की, इस पे बात करते हैं सर। हॉटस्पॉट जब हुकूमत कहती है तो आप हॉटस्पॉट को किस तरह डिफाइन करते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यास्मीन राशिद साहिबा ने जब एक दो दफ़े बात की तो उन्होंने तो ये कहा लाहौर इन इटसेल्फ इज अ हॉटस्पॉट इन पंजाब। तो जी जी। आप कराची को भी अगर उस तरह उनकी बात से अगर हम देखें तो कराची इज अनदर हॉटस्पॉट। तो अब या तो आप इस मतलब कि पूरे शहर के शहर सील करेंगे और यू आर स्टिल टॉकिंग, या आप जब हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो आप शहर के अंदर एक मोहल्ले की या दो तीन जी गलियों की बात करते हैं, आप हॉटस्पॉट को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं? जी जी, हमारी जो TTQ स्ट्रेटजी है जी, उसमें हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। और हम जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोकलाइज्ड स्पेसिफिक एरियाज़ और उसमें लोकेलिटीज़, मोहल्ले, गलियाँ, घरों का ग्रो, इस किस्म के हम बात कर रहे हैं। शहरों के लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे, सूबों के लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे। और इसमें हमने एक मेथोडोलॉजी बनाई हुई है कि हमने किस तरह, जब कितने ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट ज़्यादा मिलेंगे तो हम उसे ऑरेंज कलर दे देंगे, या उससे ज़्यादा मिलेंगे तो फिर हम उसे रेड कह देंगे, तो फिर उसे हम हॉटस्पॉट कहेंगे। कमिंग बैक टू अगेन द एग्जांपल ऑफ लाहौर, पिछले दिनों बहुत खबर चली टेलीविजन पे के और आईबी के, एक पंजाब हुकूमत को डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो प्रोजेक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट ने की थी, तकरीबन 650 6,500,000 people in Lahore have been infected according to their projection, और उन्होंने तो कहा था कर्फ्यू की तरह का लॉकडाउन लगाएं। अब आप बताएं कि ये जो लीक डॉक्यूमेंट था और ये जो प्रोजेक्शन है, ये किस हद तक सही है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ी सी आपसे चंद मिनट लूँगा आपसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी गर्दिश करती रही खबर। सबसे पहली बात यह है जी कि इसकी टाइमिंग, इस स्टडी की समरी रिलीज़ की गई पंजाब गवर्नमेंट से ऑन द डे कि जिस दिन हमारी NCC की मीटिंग थी, और उसमें समरी में ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई। हालांकि वो स्टडी अभी उनके अपने मुताबिक द डेटा वाज पोरिंग इन, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जो उनके पास उनके मुताबिक रिज़ल्ट्स आए थे उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे दी कि बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है लाहौर में। 14 दिन के 2 या 3 जो है ना लॉकडाउन्स करने चाहिए। आप असल में रिसर्च के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी कायम रखें और न्यूट्रलिटी कायम रखें। अगर आप जो बाद में उस रिसर्च के नतीजे में करवाना चाहते हैं वो अगर ड्राइव कर रहा हो आपके रिज़ल्ट्स को, और वो अगर आपकी यानी बुनियादी जो है इंटेंशन हो, तो वो फिर सारी चीज़ अंडर क्वेश्चन आ जाती है। तो इस रिसर्च में एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम। दूसरे ये कि टू बी फेयर विद द रिसर्चर्स आल्सो, हमें अभी तक पूरी स्टडी और उसके पूरे रिजल्ट्स दस्तयाब ही नहीं हैं। ये तो एक इंटरम समरी उन्होंने बनाई और उसकी बुनियाद पे ये भी कह दिया जी कि आप लॉकडाउन कर दें। अच्छा, दूसरी तो बात ये है, रिसर्चर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के थे या कोई प्राइवेट ग्रुप था या एकेडमिक्स थे या रिसर्चर्स थे जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने हेल्थ मैं अर्ज़ करता हूँ जी, इसमें जो मेरे इल्म में है वो ये कि इसको जो यानी इस रिसर्च को किया गया अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की कैबिनेट की कोई सब कमेटी थी, उसने इसको अप्रूवल भी दी वगैरह वगैरह। लेकिन जो रिसर्चर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे, बल्कि उसमें ये कहा गया है समरी के अंदर कि जो बेस्ट माइंड्स अवेलेबल थे एपिडेमियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, दीगर शोबों में, उनको इकट्ठा करके तो ये स्टडी करवाई गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो आपको इसमें बताना चाहता हूँ जी वो ये है, अब मैं ये फिर दोहराऊँगा कि हमारे पास अभी मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं हैं और मुकम्मल मेथोडोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो भी मैं बात करूँगा उसकी एक यूँ कहना चाहिए कि इंटरम कमेंट है ये मेरा। अच्छा, दूसरे उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिज़ल्ट्स उन्होंने दिखाए हैं
वो उनको उनकी एक इंटरप्रिटेशन बहुत ही दिलचस्प है, और वो ये है कि उन्होंने दो तरह की सैम्पलिंग की। एक रैंडमाइज्ड टारगेटेड सैम्पलिंग की उन्होंने की, और एक स्मार्ट सैम्पलिंग की। रैंडमाइज्ड टारगेटेड सैम्पलिंग जो उन्होंने की वो उन्होंने उन जगहों के ऊपर की कि जहाँ पे लॉकडाउन नहीं था और वो इकॉनमी के सेक्टर्स खोल दिए गए थे, मसलन कारखाने, मसलन दुकानें वगैरह वगैरह। और जो स्मार्ट जो उनकी सैम्पलिंग की टेक्निक थी वो उन्होंने जनरल पब्लिक के अंदर की, प्रेवलेंस को देखने के लिए। तो जो उन्होंने अपने खुद रिजल्ट्स बताए हैं उनके मुताबिक जो उनको पॉजिटिविटी मिली है उन सेक्टर्स के अंदर के जिनको खोल दिया गया था उनमें कम पॉजिटिविटी मिली है निस्बतन उनके स्मार्ट सैंपल्स के अंदर। इन अदर वर्ड्स, आप मेरी बात आई होप के फॉलो कर रही हैं। उसके अंदर एक जो इससे जो एक बड़ा दिलचस्प नतीजा निकाला जा सकता है वो ये कि एक्चुअली जहाँ पे लॉकडाउन नहीं था वहाँ पे आपका रेट भी कम था निस्बतन जनरल पब्लिक के, कि वहाँ लोग एहतियात ज़्यादा कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। आप एक इंटरप्रिटेशन उसकी ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और दूसरी जगह ये कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक उसको इतना वो फॉलो नहीं कर रही। ये उसमें एक हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। तो दूसरे उसमें जो एक और जो फौरी तौर पे नतीजा निकाला जा सकता है वो ये कि एक्चुअली तो लोग कह रहे हैं कि प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। हमारे अपने जो रिज़ल्ट्स हैं गो के ये ज़्यादा सस्पेक्टेड लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट्स का डेटा भी हमारे पास इसमें मौजूद होता है। तो उसके हमारी तो आज की मेरा ख्याल है जो पॉजिटिविटी थी वो 24% है। उनकी जो उन्होंने वो की है वो तकरीबन 6-7% है। अब ये कहना कि पॉजिटिविटी क्या होती है सर? पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि आपने अगर 100 लोग टेस्ट किए तो कितने % को पॉजिटिव निकले उसमें सही। अच्छा, तो अच्छा इसका अब मतलब हाँ, अगली बात मैं ये कह रहा था कि इसमें हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि यकीनन जो हमारी जो पॉजिटिव होते हैं वो तो फंक्शन है कि आपने टेस्ट कितने किए, राइट। तो अगर टेस्ट आप जब ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आज के जो हमारे पिछले जो मतलब फॉर एग्जांपल, माफ़ करिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक है इब्राहिम। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो कोरोना की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। डॉक्टर साहब माफ़ करिएगा, उस वक्त आप वो स्टडी के हवाले से बात कर रहे थे, नाइट टू इंटरप्ट यू। आप वुड यू लाइक टू कंप्लीट योर ट्रेन ऑफ थॉट? नहीं, बेसिकली मैंने बात कर ली आपके साथ, तो हमें इसका इंतज़ार करना है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने NCOC में बहरहाल फ़ैसला किया है कि हम एक नेशनल स्टडी करने जा रहे हैं प्रेवलेंस देखने के लिए, और वो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग होगी जिसके के रिज़ल्ट्स जो हैं उनको हम कौमी नताइज कह सकेंगे। और ये इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं हम अगले 1-2 दिन के अंदर, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमें मेरा ख्याल है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमें मिलेंगे, 4 से 6 हफ्ते। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत आजकल शिकायत हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स से आ रही हैं, बहुत डिस्कशन भी होती है, आपसे भी ये सवाल बार बार पूछा जाता है। PPEs उन्हें नहीं मिल रहे, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ लोग तो इधर तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस रेट पे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो दुनिया में इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। ये वफाकी हुकूमत को कहीं ना कहीं तो सर इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देना कि हमने PPEs और सर्जिकल मास्क अरेंज कर लिए हैं, अब आगे वो जिम्मेदारी अस्पतालों की है, यहाँ बात आप ख़त्म नहीं कर सकते। जी आरफा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपका एक पॉइंट क्वेश्चन में मैं समझ नहीं सका। आपने कहा कि इन पाकिस्तान इट इज़ हाईएस्ट, व्हाट इज़ हाईएस्ट? नहीं, आई सेड कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस रेट पे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं इट इज़ अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जी जी, अच्छा जी।
अब मैं यहीं से बात शुरू कर लेता हूँ। दिस इज़ नॉट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली इससे 4-5 गुना ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ के अंदर हेल्थ केयर जो हैं वो इन्फेक्ट हुए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ इस बीमारी की जो नौइयत है और इसकी जो केयर टेकर्स जो इसके होते हैं, ख़ास तौर पर क्रिटिकल केयर के अंदर, दे आर वल्नरेबल, दे आर, लिहाजा उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में वैसी सूरत हाल नहीं है, गो के बहुत तशवीश वाली बात है। अगर आप मेरे से पूछें बतौर डॉक्टर, मेरी सबसे बड़ी तशवीश जो है वो मेरे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं पाकिस्तान में। तो इस सिलसिले में देखें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि बड़ी देर तक ये होता रहा जी कि PPEs दस्तयाब नहीं है। उसके लिए हमने कई चीज़ें ट्राई की, सूबों को भेजे और वो आगे नहीं पहुंचते थे या सही मिक़दार में नहीं पहुंचते थे। उसके लिए फिर हमने एक बड़ा एलेबोरेट किस्म का मैकेनिज़्म बनाया NDMA के साथ, थैंक्स टू NDMA कि उन्होंने इसको बड़ा तनदही के साथ इसके ऊपर काम किया। तो वो तकरीबन 450 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जी इस वक्त पाकिस्तान में, कि जिनकी नीड्स को असेस करने के बाद हफ्तावार उनकी जो नीड्स हैं उनकी बुनियादों के ऊपर PPEs जितने उनको चाहिए होते हैं वो कार्टन्स में बंद करके डायरेक्टली उन हॉस्पिटल्स को भेजे जाते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ है ना कि जिसके बारे में या ये हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हो रही है। लेकिन उसके बाद 2 मसाइल हमें और नज़र आए इसके अंदर। वो ये था कि अवेलेबल कर देना काफ़ी नहीं है PPEs को। अवेलेबल अगर आपने हॉस्पिटल्स के अंदर कर भी दिया है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि उनके जिन हेल्थ प्रोफेशनल्स को, और ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो क्रिटिकल केयर में मरीज़ों को देख रहे हैं, उनको उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कमी ना आने दें। तो यहाँ में एक प्रॉब्लम नज़र आया। दूसरे हमें ये प्रॉब्लम नज़र आया कि बावजूद चीज़ें दस्तयाब कर देने के अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर भी मसला रहता है। यानी अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा बुनियादी इशू है, लेकिन वो महज फ़राहम कर देने से भी चीज़ें हल नहीं होती। उसके लिए अब हम जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट्स हैं उनके साथ लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि लोकली दस्तयाब तो हैं चीज़ें लेकिन उन लोगों को मिलें भी। और दूसरे ये कि हमने ये भी देखा कि इवन, आई एम सॉरी टू से, बट इवन विद इन हेल्थ प्रोफेशनल्स जब उनको ये चीज़ें मिलती हैं तो उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। अब ये कम्बिनेशन है इस यानी ट्रेनिंग का ना होना कि हमने PPEs को इस्तेमाल कैसे करना है और गलत लोगों को बांट देना, इन दोनों चीज़ों का ये कम्बिनेशन है। मैं एक अस्पताल में गया, मैं इसकी कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो बड़े कंसर्न थे कि उनको N95 नहीं मिल रहा, और मैं जिस हॉस्पिटल की वो जब मैं ड्राइव इन कर रहा था तो वहाँ पे जो बाहर क्या कहते हैं चौकीदार खड़ा था जो कि गाड़ियों को देखता है, ये नहीं उनकी पार्किंग में, उसने N95 पहना हुआ था। तो इस किस्म के मसाइल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो।